बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, आंखों पर पट्टी बांधकर विपक्षी विधायकों ने जताया विरोध। 25 मार्च को प्रदर्शन का ऐलान। सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर सियासत गर्म, सरकार को घेरने के प्रयास में जुटा विपक्ष। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। मधुपुर विधानसभा के 17 अप्रैल को होने हैं उपचुनाव को लेकर दलबल का खेल शुरू। राजनीति गलियार में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी। राज्य में नई शिक्षा नीति में कई बदलाव। एमफिल कोर्स को समाप्त करने की घोषणा, कुलपति ने दी कोर्स के समाप्त करने की जानकारी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा में हुए हंगामे के दौरान विधायकों की पिटाई किए जाने के विरोध में विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस, राजद और माले के तमाम विधायक आंखों पर काली पट्टी बांधकर सदन के बाहर सरकार की जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस की महिला विधायक भी आंखों पर काली पट्टी बांधे और हाथों में चूड़ी लिए हुए विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। नीतीश सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए विपक्ष के तमाम नेता ने लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंख में पट्टी इसलिए बांधे कि कल जिस तरह से काला कानून नीतीश कुमार जी ने पेश किया है और आंख पे पट्टी बांध करके महिला विधायकों का चीरहरण करवाया है धृतराष्ट्र बन करके, ये बहुत दुखद बात है, बहुत शर्मनाक बात है। उनको इस्तीफा देना चाहिए और बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बिहार की जनता ने हमें सदन में भेजा है अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए। हम उनके अधिकारों का हनन होते हुए नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम नीतीश कुमार को चूड़ी भेंट करना चाहते हैं। आगे की रणनीति सड़क से लेकर सदन से लेकर सड़क तक हम लोग जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे और आंदोलन। बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। सदन के विधेयक पर सीएम नीतीश कुमार के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान विधेयक की कॉपी हाथ में लेकर बिंदुवार टिप्पणी की। साथ ही इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। बारे में उसका यह विश्वास है कि उसने यह अपराध किया, मतलब विश्वास पे। कोई भी पुलिस अधिकारी अगर उसको विश्वास हो जाएगा तलाशी लेगा, कुछ नहीं भी मिला लेकिन उसको विश्वास हो जाए तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये क्या कानून है? यानी पुलिस जब चाहे, और इसमें क्या होगा, आम नागरिकों को पकड़ा जाएगा, बोलेगा चलो थाने दो, थोड़ा आरसीपी टैक्स दो, आरसीपी टैक्स दो, नहीं तो ले जाएंगे। बोलेगा मेरा जुर्म क्या है? नहीं, पुलिस बोलेगा कि हमको विश्वास है कि तुम अपराधी हो, चलो जेल। ये कानून है। तो मजाक बनाया जा रहा है, बहस करने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। हम तो चुनौती देते रहे, कब से कहाँ बहस करना, कब करना, आके करो ना। क्यों नहीं करते? जब हम खड़े होते तो बोलने नहीं दिया जाता। एक एक चीज का जवाब हम लोग देंगे, एक एक चीज का। ये जो काला कानून लाया गया, जिस तरह से विधायकों को अपमानित करने का काम किया गया, पत्रकारों को मारने का काम किया गया, ये एक पहली बार की घटना है क्या? पत्रकारों पर हाथ उठाना। इस सत्र में लगभग 2 बार पत्रकारों को पीटा गया। अरे अपराधियों को पकड़ो। मंत्री जो दारू बेचवाने का काम करता है उसको आप बचा के रखे हो। कब से आपका जो दुकान खोले हुए, काला धंधा जो शुरू किए हुए, उसको आप संरक्षण देंगे। सृजन घोटाले वाले को संरक्षण देंगे, बालिका गृह वाले को संरक्षण देंगे। तब क्या करी थी आपकी पुलिस? तब तो आप बचा रहे थे सत्ता संरक्षण। यानी हम चुप रहे हैं, ये तो अंग्रेज वाला कानून है ना। जब हमने ये साबित ही कर दिया
कि पुलिस के अगर सामने अगर कोई अपराध करेगा तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। काला दिन इस खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए अनु प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनु, लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। जो पुलिस विधेयक पारित किया गया है इसको लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है और काला कानून इसको बता रहा है। जी, जिस तरह से कल जो बिल पास हुए कानून विधेयक बिल को लेकर तमाम विपक्षी दल जो है वो कल सदन को सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। इसको लेकर जो कल बीते मंगलवार को जो विपक्षी विधायकों के साथ जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो व्यवहार किया गया वो उसको लेकर आज जो है बिहार विधानसभा के विधायकों ने इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए बहिष्कार किया और साथ ही आंखों पे काला पट्टी और जितना महिला विधायक थी वो हाथों में चूड़ी लेकर नीतीश कुमार को इसको लेकर जो है कार्रवाई को जो विपक्ष ने इसको लेकर साफ तौर से नीतीश कुमार को जो है घेरते हुए दिखी और बोले कि जो कानून जो है ये काला कानून के रूप में देखा जा रहा है। ये जो इस कानून में जो विरोधी जो भी लोग हैं वो हिटलर शाही सरकार जो नीतीश सरकार जो है वो हिटलर शाही का आरोप लगाते हुए विपक्ष के तमाम नेता जो थे वो लगातार नारेबाजी के साथ ही हंगामा किया और उन्होंने मांग की है कि जो कल विधायक के साथ जो आला अधिकारी और प्रशासनिक अफसर थे उन्हें बर्खास्त किया जाए और जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे वो लोग सदन के अंदर नहीं जाएंगे और 5 साल तक वो सदन का बहिष्कार करेंगे। वो सदन के अंदर कोई विपक्ष के जितना नेतागण है वो सदन में नहीं जाएंगे और सदन का बहिष्कार करेंगे। जी, लगातार तेजस्वी यादव सरकार को घेर रहे हैं, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी दौरान विपक्ष की जो महिला विधायक है उन्होंने भी आंखों पे काली पट्टी बांधकर और हाथों में चूड़ियां लेकर जमकर आज प्रदर्शन किया है। इस दौरान और क्या कुछ देखा गया है, क्या कुछ विपक्ष की तरफ से कहा गया है? लगातार तेजस्वी यादव के द्वारा सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सीएम से उन्होंने माफी भी मांगी है और कहा है दोषियों को दोषी अधिकारियों पर और जब तक कार्रवाई नहीं होगी वो सदन सरकार को घेरते रहेंगे और अभी भी विपक्ष जो है वो जो विधेयक पास हुआ है उस विधेयक को पास बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है सड़क से लेकर सदन तक जो है वो अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरते रहेंगे। जी, आज अंतिम दिन विधानसभा का है और इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा, किस तरीके से इसकी समाप्ति होगी सदन की? कब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा ऐसे ही? देखिए, जो विपक्ष जो है सरकार जो जिस तरह से घेर रही है उस पर साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं विधेयक तो पास हो ही गया है लेकिन इस तरह का कानून लाया जा रहा है। इस कानून से विपक्ष को जो है वो कहीं ना कहीं कोई नुकसान चीज लग रही है, इसलिए सरकार को वो घेर रहे हैं। जी, इस बिल को लेकर अभी भी सदन के बाहर जो है विपक्ष के जितने तमाम जो नेता हैं वो सदन के बाहर बैठ के धरना दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनु प्रकाश, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे खबर की तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले मामले पर आज रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई की गई, जहां भाजपा नेता शशांक राज और अमृत रमन को कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली। आपको बता दें कि एजेंसी ए.के. मिश्रा की कोर्ट ने शशांक राज और अमृत रमन को जमानत दे दी है, तो वहीं मामले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह के जमानत को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद राहत के लिए मुख्य आरोपी भैरव सिंह को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। इस मामले में अब तक लगभग 3 दर्जन लोगों को जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि 4 जनवरी को मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस के दबिश के बीच भैरव सिंह और शशांक राज ने खुद को कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया था। मैं अमृत रमन का बेल ग्रांट किया गया। इसी तरह बीपी संख्या 511 में शशांक राज को बेल ग्रांट किया गया, लेकिन बीपी संख्या 540 में भैरव सिंह का बेल रिजेक्ट किया गया।
भैरव सिंह का रिजेक्ट होने के पीछे क्या कोर्ट ने माना है? क्योंकि इस मामले में जितने भी लोग आरोपी हैं लगभग सबको बेल मिल गया और मिल रहा भी है। भैरव सिंह इस केस का मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया था। उसके खिलाफ डायरी में पर्याप्त सबूत था और इसके खिलाफ कई केसेज न्यायालय में पंडित हैं, लंबित हैं, जिससे संबंधित अपराधी के खिलाफ भी केस डायरी में संलग्न था, जिसके कारण इनका बेल रिजेक्ट किया गया। आरजेडी के कार्यकर्ता बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में सदन का घेराव करने पहुंचे। इसी दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं को पुलिस की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में मखदूमपुर के विधायक सतीश दास गंभीर रूप से घायल हुए। घायल विधायक को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनसे मुलाकात करने पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत कर लाठी चार्ज पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। विधानसभा का घटना देश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि विधानसभा में इस तरीके की व्यवस्था आज तक नहीं है। विपक्ष के साथी ने शांतिपूर्ण अपना काम कर रहे थे। पुलिसिया बिल जो काला बिल है, इस बिल के खिलाफ में तो विपक्ष तो बोलेगा ही ना, विपक्ष अपनी बात रखेगा ना। इसके बावजूद भी आप जो है कि इसको लाठी से जो है कि पैर से जो है कि हेड से भी हो, एक माननीय जिसके नाम के आगे माननीय लगा हुआ हो, वैसे व्यक्ति, उसमें भी दो आदमी को जो भी मैं देखने आया हूँ, मान के चलिए सतीश दास और सुरेंद्र राम, ये दोनों महादलित समाज से आते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी यही ना समझा कि कमज़ोर है, कमज़ोर समाज के लोग हैं। इनको जो है, जो हालत मैंने अभी देखी है, ये हालत देख कर करके रूह काँप जाता है कि ये सीधे मारने का प्लानिंग था, समाप्त कर देने का प्लानिंग था। यह राज, यह कैसे चलेगा? यह राजतंत्र नहीं है, यह प्रजातंत्र है। सदन के अंदर मॉब लिंचिंग, हम लोग काला कानून वापस कराने की मांग पर अड़े थे और खींच करके, और दूसरे लोग मार्शल के अलावा जो कभी जिनको सदन में नहीं देखा, वैसे लोग मॉब लिंचिंग, मतलब मीडिया के लोग अगर नहीं खींचते तो मेरी जान वहीं से चली गई थी। मैं बेहोश होकर छटा गया और आधा घंटा तक वहीं पर छटपटाता रहा। उसके बाद बिहार विधानसभा के अंदर हुए हंगामे और बिहार की राजनीति पर कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बड़ा बयान दिया है। लोकतंत्र के मंदिर में हुए हंगामे को तानाशाही का नाम देते हुए प्रवक्ता ने बीजेपी और एनडीए की सरकार पर जमकर हमला बोला। इस गुंडागर्दी के खिलाफ जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की विधानसभा में किया, वो शायद 73 साल में कभी नहीं हुआ। प्रजातंत्र के मंदिर यानी बिहार की विधानसभा के अंदर विधायकों को लात और घूसे से पुलिस के द्वारा पिटवाया गया, विधायकों पर पत्थरबाजी हुई, विधायकों और महिला विधायकों को घसीटा गया, विधायकों को मार मार कर अधमरा कर दिया गया। और क्यों? क्योंकि बिहार सशस्त्र पुलिस बिल, जिससे पुलिस को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो किसी भी नागरिक को जेल के अंदर डाल दे, उसका विरोध प्रजातंत्र में चुने हुए नुमाइंदे कर रहे थे। आज प्रजातंत्र की हत्या हुई है। देशवासियों अगर आज भी नहीं जागे तो प्रजातंत्र देश में बचेगा नहीं। गुंडागर्दी अब भाजपा और जनता दल का रास्ता बन गई है। गुंडागर्दी और प्रजातंत्र की हत्या अब उनका चाल चेहरा और चरित्र बन गई है। कब तक ये स्वीकार होगा? आखिर कब? और इसका मधुपुर उपचुनाव को लेकर झारखंड में सियासी गलियारे में उथल पुथल चरम पर है। एनडीए की मुख्य दल बीजेपी ने आजसू के नेता गंगा नारायण सिंह को पार्टी में शामिल किए जाने के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी के इस नए मूव को लेकर क्या है राजनीतिक गलियारे में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी ने मधुपुर उपचुनाव को लेकर राज्य के गलियारों में कंफ्यूजन की स्थिति खड़ी कर दी है। आजसू के पूर्व नेता गंगा नारायण यादव को
पार्टी में शामिल करवाने के बाद उपचुनाव में कैंडिडेट उतारे जाने के मुद्दे को चर्चा का विषय बना दिया है। एक ओर जहां पार्टी के पूर्व उम्मीदवार राज पलिवाल है, तो वहीं दूसरी ओर उम्मीदवार के रूप में गंगा नारायण सिंह का चेहरा भी सामने आ चुका है। हालांकि पूर्व आजसू नेता को पार्टी में शामिल किए जाने के बाद भी अब तक पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वहीं चर्चा पर गौर करें तो गंगा नारायण सिंह का उम्मीदवार बनाया जाना तय माना जा रहा है। वैसे उम्मीदवार चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी की इन गतिविधियों ने सत्ता पक्ष में घटक दल कांग्रेस को हमला करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस गंगा नारायण सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद मधुपुर उपचुनाव में उतारे जाने को उधार के खिलाड़ी के सहारे चुनाव जीतने का सपना बुनने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के पास तो ना ही संगठन है, ना ही कोई लोग हैं, जिसकी वजह से अपने उम्मीदवार जो पिछले उनके थे भारतीय जनता पार्टी को, उसको छोड़ करके ये दूसरे से बोरो प्लेयर लिया। वैसे भी इनकी बोरो प्लेयर लेकर के मैच खेलने की आदत है। जैसे बाबूलाल मरांडी को इन्होंने विधायक दल का नेता, अपना विधायक दल का नेता पार्टी का बना रखा है, वो भी बोरो प्लेयर है। उसी तरह से वहाँ पे जो अभी इलेक्शन होने वाला है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं, तो उन्होंने आंसू से कैंडिडेट लिया है और आंसू के कैंडिडेट को वो लड़ाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें, ना उनके पास संगठन है, ना लोग हैं, ना कार्यकर्ता बचे हैं। ऐसे में जो जेएमएम गठबंधन का, कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा गठबंधन का, वो 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेगा, ये एकदम निश्चित है। बीते दिनों तक राजनीति खेमे में इस बात की चर्चा थी कि बीजेपी एक बार फिर से अपने पूर्व उम्मीदवार राज पलिवाल पर दांव लगाएगी, लेकिन मौजूदा समय में वे समीकरण में पूरी तरह फिट नहीं बैठ रहे हैं। राज पलिवाल को बीते विधानसभा चुनाव में जेएमएम नेता हाजी हुसैन अंसारी से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसे देखते हुए बीजेपी इस उपचुनाव में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रही है, जिसके बाद ज्यादा उम्मीद है कि बीजेपी इस बार मैदान में नए चेहरे को उतारेगी। बोरो प्लेयर के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा टिप्पणी किए जाने पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे हास्यास्पद बताया है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं मिल पाने की बात को उछाला। देखिए, कांग्रेस जब बोरो प्लेयर का आरोप लगाती है तो उससे हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए ना, इंडियन प्रीमियर लीग में कांग्रेस इटली से बोरो प्लेयर्स को खिलाते हैं, और कांग्रेस के अगर झारखंड की बात करें तो इन्होंने तो प्रदेश अध्यक्ष उस व्यक्ति को बना दिया था, डॉक्टर अजय कुमार को, जो ना तो झारखंड के मूल निवासी थे और ना ही कोई कांग्रेसी थे, बल्कि वो तो दल छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा से आए थे। तो बोरोड प्लेयर्स की अगर कांग्रेस बात करे तो इससे हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। 130 करोड़ भारतीयों में इन्हें अपना अध्यक्ष बनाने के लिए भी अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला है। अभी भी इनकी पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष से चल रही है। चर्चाएं चाहे जो भी हो, पर बीजेपी की ओर से पूर्व उम्मीदवार के होते हुए नए चेहरे को मैदान में उतारना कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर सकता है। उम्मीद इस बात की है कि गंगा नारायण सिंह को राज पलिवार और उनके चाहने वालों की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि पिछले उपचुनाव को हार चुकी बीजेपी का ये नया पैंतरा कितना कारगर साबित होता है। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से कुमार कामेश के साथ गौरव दुबे की रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति के तहत देश में एमफिल कोर्स को समाप्त करने की घोषणा की गई। 2022 से लागू किए जाने वाले शिक्षा नीति के बाद एमफिल कोर्स समाप्त किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए रांची विश्वविद्यालय में एमफिल के लिए नामांकन नहीं लिया जा रहा। एडमिशन रोके जाने की जानकारी कुलपति कामिनी कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान साझा की। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है उसमें एमफिल को टोटली हटा दिया गया है
तो अभी अगर हम एमफिल में बच्चों को लेंगे तो निश्चित उनको अगले साल से दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 2022 से वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करनी है। सरकार द्वारा मानवाधिकार हनन के खिलाफ जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस के मौके पर देश में बढ़ रही बेरोजगारी, शिक्षा के गिरते स्तर और मौजूदा संगोष्ठी को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने संबोधित किया। साथ ही आरजेडी के विधानसभा घेराव के दौरान हुए हिंसा को लेकर पूर्व सांसद ने आरजेडी और तेजस्वी तेजप्रताप पर निशाना साधा, जिसमें पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी तेजप्रताप के आने पर कार्यकर्ता उग्र हुए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। जाते आप भाग क्यों गए? आप लोगों को मरने पर छोड़ दिया, लाठी चलाने पर छोड़ दिया। पहले भीड़ संयमित थी, जब दोनों भाई आए तो भीड़ पागलों की तरह चली। आप देश को संदेश देना चाहते हैं ना, आप तो समाज के लिए कलंक हो जाते हैं और लोग इसी तरीके से समाज से कटने लगता है। इसीलिए आज एक बड़ा संदेश विचार गोष्ठी थी, शिक्षक और छात्रों के बीच में हम अतिथि के रूप में आए थे। निश्चित रूप में आज जरूरत है। पूरे देश में एक बार फिर कोरोना ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि पुलिस और प्रशासन अपने स्तर से कोविड गाइडलाइन का पालन करवाना सुनिश्चित करे। हालांकि धनबाद के निरसा में बीते दिन प्रशासन का अलग ही रवैया देखने को मिला। आगामी त्योहार को देखते हुए पिछले मंगलवार निरसा में थाना प्रभारी और बीडीओ की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधिकारी और तमाम लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। बैठक में भले अधिकारी कोविड गाइडलाइन का राग अलापते दिखे, लेकिन खुद इन लोगों ने गाइडलाइन का उल्लंघन किया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ शांति समिति की बैठक में मास्क की भी कमी देखने को मिली। यहां तक कि बैठक के आयोजनकर्ता निरसा थाना प्रभारी खुद बगैर मास्क के दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दिशा निर्देश यही है कि सभी जनता से अपील है कि सभी लोग मिलजुल करके सांप्रदायिक सौहार्द के साथ हम शांतिपूर्ण होली मनाएं। अगर कोई हुड़दंग करते पाया जाएगा तो उस पर पुलिस एवं प्रशासन की तरफ से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहला दिशा निर्देश तो यही दिया गया कि जो भी सरकार का दिशा निर्देश हम लोग को प्राप्त होगा होली से सबको हम लोग आपके साथ तुरंत शेयर करेंगे और समाज में उसको आप तुरंत तेजी से बताने का कोशिश करेंगे शांति समिति के मेंबर, ताकि सरकार के दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप हम लोग होली मनवा सकें। दूसरा चीज़ बस यही अपील करते हैं कोरोना को देखते हुए कि सब लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए होली का त्योहार। आगामी होली और शबे बारात त्योहार में आपसी सौहार्दता बनाए रखने के लिए मधुबनी में प्रशासन और स्थानीय लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई। झंझारपुर थाने में आयोजित इस बैठक में प्रशासन की ओर से एसडीपीओ शैलेश चौधरी शामिल हुए। बैठक में त्योहार के दौरान सामूहिक आयोजन से परहेज रखने की अपील की गई। साथ ही आम लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सघन गश्ती की व्यवस्था भी रहेगी। उसके अलावा हम लोग अपना जो अग्निशमन विंग है उसे भी सतर्क रखेंगे। साथ ही सभी जो हमारे अस्पताल हैं, अनुमंडल अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य, वो भी चौकस रहेंगे किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए। साथ ही विद्युत विभाग के अभियंतागण भी चौकस रहेंगे। अनुमंडल कार्यालय में भी नियंत्रण कक्ष जारी चलेगा, जिला में भी नियंत्रण कक्ष चलेगा। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में आरटीपीसीआर मशीन की स्थापना की गई। इसके साथ ही अस्पताल में कोरोना के सैंपलों की रेगुलर जांच की जाएगी। यह उद्घाटन आरटीपीसीआर जांच के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। इस दौरान विभाग अध्यक्ष मनोज कुमार और रिम्स निदेशक कामेश्वर प्रसाद मौजूद रहे। जब कोरोना हमारा पीक था उस टाइम में सबने यहाँ ज्वाइनिंग किया। सर का जो योगदान है
अविस्मरणीय है जिस तरह से काम कर रहे हैं। आप काम की गुणवत्ता को देख रहे हैं और चाहते भी हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट बाहर निकले और इनके पास काफ़ी अनुभव है, उस अनुभव का यदि फायदा उठाएं। मुजफ्फरपुर में शराब को लेकर अब जिला उत्पाद विभाग ने जांच अभियान को तेज कर दिया है। आपको बता दें कि रेल जीआरपी टीम ने जांच अभियान चलाया, जिस दौरान जिला उत्पाद टीम और जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर इसे लेकर सघन जांच का अभियान को चलाया है। इस दौरान ट्रेन के साथ यात्रियों के सामान और संदिग्ध परिस्थितियों में वस्तु को लेकर जाँच की जा रही है। मामले में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि अभी यह अभियान शुरू किया गया है, जो कि आगे भी जारी रहेगा। त्योहार के उपलक्ष्य में एक प्लानिंग के तहत रेलवे परिसर ट्रेनों में छानबीन तलाशी एवं की गई। इसमें जीआरपी मुजफ्फरपुर जीआरपी स्वान दस्ता और एएलटीएफ टीम इन चारों का सहयोग था। तो ये कार्रवाई विशेष कार्रवाई सुबह 6 बजे प्रारंभ की गई और जो चलती ट्रेनें जैसे संपर्क क्रांति हो गई, बाघ एक्सप्रेस हो गई, इन सभी ट्रेनों में सवार होकर के डॉग भी सवार था। मतलब स्निफिंग की गई सामानों की और जो संदिग्ध बैग हो गया या संदिग्ध कोई भी सवारी थे उन सब की मतलब जमुई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चौपला पंचायत के खोरी जंगल से 200 किलो विस्फोटक बरामद किया। जानकारी के अनुसार माओवादियों की ओर से दक्षिण बिहार और झारखंड बंद का आह्वान किया गया था, जिसे देखते हुए पुलिस चौकन्नी है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।